अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। आज मैं आपको चैप्टर 7 की बेटे एक्सरसाइज करवाऊंगी। चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादा आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हमने पढ़ी थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इस चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से बेटे अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके साथ 4 ऑप्शन गिवन होंगे। आपने राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। लेट्स स्टार्ट। टेक द करेक्ट आंसर। पेज नंबर आपकी बुक का है 163। आप लोग ओपन करेंगे। पहला मैं अब यहाँ पे आपको शुरू करवा रही हूँ। 7.1 द सिंपल वेव स्पीड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। आप सब फेमिलियर हो, कौन सी है? v इज इक्वल्स टू एफ वेव लेंथ। ठीक है, नंबर ए पे आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। 7.2 है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन वेव इज स्टेटेड एज। ए इज योर राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7.3 अ नोड इज अ स्टेशनरी वेव इज अ पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। जो स्टेशनरी वेव की नोड होती है ना बेटे, वो पॉइंट होता है जहाँ पे कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है? जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ा भी था। इसको भी आप सी पे टिक मार्क करेंगे। आगे चलते हैं 7.4 की तरफ। एन एंटी नोड इज इन अ स्टेशनरी वेव इज। ए पे आप लोग टिक लगाएंगे। अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटे। एंटी नोड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है और जो नोड होती है वहाँ पे क्या होता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि स्टेशनरी वेव में नोड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी? ज़ीरो होगी, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। और एंटी नोड पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाती है। वहाँ पे ज़ीरो नोड पे और एंटी नोड पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये दोनों आपने अच्छी तरह से पॉइंट लर्न करने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें। पेज नंबर 164। 7.5 स्टेशनरी वेव्स आर डिफाइंड एज वेव्स डेट ऑस्किलेट इन अ फिक्स पोजीशन। वो वेव्स जो एक फिक्स पोजीशन पे ऑस्किलेट करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव्स। राइट ऑप्शन आपका होगा पार्ट सी। सी पे आप टिक लगाएंगे, वेव्स डेट ऑस्किलेट इन अ फिक्स पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं 7.6 की तरफ। हार्मोनिक्स आर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ए पे आपने टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 7.7 की तरफ बेटे। द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय। उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड में क्या आता है? इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, ये आप लिखोगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 7.8। If the amplitude of a wave is tripled, then the amount of energy is increased by। बेटे ट्रिपल होगा तो वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 3 टाइम्स इंक्रीज का मतलब होता है दे इंक्रीज 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप 9 टाइम्स को टिक मार्क करोगे पार्ट सी को। विच टाइप ऑफ वेव डू हेडफोन्स यूज टू प्रोड्यूस साउंड? तो हेडफोन जो हैं दे प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पार्ट डी इज़ योर राइट आंसर। डी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। 7.10 की तरफ चलते हैं। द टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है? डैट इज 10⁻⁹ माइनस 10⁻11 हर्ट्स। नेक्स्ट है 7.11 द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सी पे आप लोगों ने टिक मार्क करना है, डिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था ना बेंडिंग ऑफ वेव्स। लास्ट आपके पास है 7.12 द डॉपलर इफेक्ट यूज इन एस्ट्रोनॉमी इज फॉर डिटर्मिनिंग द वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज की स्पीड, गैलेक्सीज की वेलोसिटीज को चेकआउट करने के लिए डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बी पे आप लोगों ने टिक लगाना है। क्लियर हो गया? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डेट इज एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी पेज के नीचे पेज नंबर 164 पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन बेटे मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी, ओरली बताऊंगी। आप लोग इसे खुद अपनी वर्डिंग्स में लिखें, समझें और देन इसको राइट करें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं 7.1
व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस टू अकर। इंटरफेरेंस के होने के लिए कि हम कहें कि इंटरफेरेंस का प्रोसेस होगा, तो आपके पास ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस जो है वो पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे बताओगे सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। ये तो हमें पता है ना कि जब दो वेव्स की जो सुपर पोजिशन होती है उसकी वजह से इंटरफेरेंस होती है, लेकिन कब होती है ये आपने बताना है। तो बेटे आप यहाँ पे सिंपली क्या लिखोगे कि सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस व्हेन, कब। यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। बोथ वेव्स शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आप क्या राइट करेंगे, बोथ वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों वेव्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए। और थर्ड आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे कंडीशन, सोर्सेज ऑफ बोथ वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, दोनों का जो सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए। 3 यहाँ पे कंडीशंस मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, both waves have same frequency, both waves are traveling in the same direction, and third one क्या था, sources of both waves must be coherent। ये आपने यहाँ पे राइट करना है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। जब हमने इंटरफेरेंस का बेटे टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आपको डिफरेंसेस मैंने राइट करवाए थे, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस मैंने राइट करवाए थे। वही डिफरेंसेस आप यहाँ पे भी लिखोगे और उन्हीं को आप प्रिपेयर करोगे और लर्न करोगे। क्लियर। हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको ये लिखवाए हुए हैं। 7.3 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट वेव्स एंड कोहेरेंट सोर्सेज, गिव एग्जाम्पल्स। आपने इन दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ कि कोहेरेंट जो है वेव्स क्या होती हैं। पहले मैं आपको क्या बताऊँगी, व्हाट आर कोहेरेंट वेव्स। टू वेव्स, ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। कैसे राइट करोगे बेटे, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर सेड टू बी कोहेरेंट वेव्स। और कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, द सोर्सेज ऑफ सच वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। यानी कि वो सोर्सेज जो कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उन्हीं के सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। तो पहले आप कोहेरेंट वेव्स लिख दो, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको रिपीट कर देती हूँ। टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंट आर सेड टू बी कोहेरेंट वेव्स। द सोर्सेज ऑफ सच वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या देनी है, एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में आप क्या लिखते हो, क्या लिख सकते हो कि जब दो स्पीकर जो हैं हमने उनको ड्राइवन किया हो सेम ऑडियो जनरेटर के साथ, तो वो दोनों जो हैं वाइब्रेट करेंगे इन अ फेज, तो सो दे बिकम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेनी है। उसके बाद इस सेकेंड एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो कि अगर आपके पास दो स्लिट्स हों, ठीक है, और दो स्लिट्स हों, सेम स्क्रीन हो बेटे, तो हम क्या कहेंगे कि दे आर एल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, देन दीज स्लिट्स विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बता दी, कोहेरेंट सोर्स की एग्जाम्पल बता दी। क्या मैंने बताई है कि अगर आपके पास दो स्लिट्स हों, सेम स्क्रीन की हों, दे आर एल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, then these slits are act as coherent source of light waves। is that clear। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ये भी मैंने आपको बेटे जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स का, तो मैंने आपको डिटेल से इन दोनों के डिफरेंसेस लिखवाए थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के और ट्रांसवर्स वेव्स के। तो आप उसी टॉपिक पे जाएं और वहाँ से ये आप लोग नोट करो और इसको लर्न करो। ये मैंने आपको रिटन फॉर्म में लिखवाए हुए हैं। 7.5 की तरफ मूव करते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव, हाउ इज इट सो। पहले तो आपने ये बताना है क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल बताओगे नो, ये पॉसिबल नहीं है, नो। और बाकी आप क्या लिख दोगे, नो टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन
कैन नॉट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कैन नॉट प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स बट इट रिजल्ट इन इंटरफेरेंस। वो स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस होगा, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे ना, तो जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वो तब प्रोड्यूस होती हैं जब डायरेक्शन क्या हो, वो ऑपोजिट हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। नो टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग कैन नॉट प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव बट इट रिजल्ट इन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट आप क्या लिख देंगे, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं 7.6 की तरफ। हाउ वुड यू अप्लाई डॉपलर इफेक्ट इन स्टडिंग कार्डिक प्रॉब्लम इन ह्यूमंस। ठीक है, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी हमने डिटेल से पढ़ा था। पीछे आए अपनी बुक के, आप लोग अपनी बुक के बेटे पेज नंबर 162 पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। ये तीनों लाइंस जो हैं आपने इसी क्वेश्चन के आंसर में राइट करनी है। इज दैट क्लियर? यहाँ से देख के आप आंसर लिख लोगे, ये हमने पढ़ा हुआ है और यही इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी ये भी फर्दर रहते हैं। 7.7 What is meant by diffraction of waves? For what purpose the ripple tank is used? ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। इसके अलावा आपने बताना है कि रिपल टैंक को क्यों यूज़ किया जाता है। छोटा सा आंसर है, इसको डिटेल आपने रिपल टैंक नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर और शॉर्प एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल और स्लेट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आप डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और ये कब होती है, इट अकर्स व्हेन द साइज ऑफ स्लेट और ऑब्स्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। सिंपल आप यहाँ पे ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। देन आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि व्हाट इज रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है, इट इज़ एन apparatus दैट इज़ यूज टू जनरेट वाटर वेव्स एंड डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन बेटे दी गई है, वहाँ से देके भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दोनों की डेफिनेशंस देनी है। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको सारे करवाऊंगी। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें आपने साइंटिफिक रीज़न देना होता है कि वाई इट हैपन्स, ये क्यों होता है। ठीक है, इस तरह से आप बताओगे इसका। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये भी होते हैं। 7.1 हम करते हैं, विच मेजरमेंट ऑफ अ वेव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन डिटर्मिनिंग द वेव्स इंटेंसिटी। आप सिंपल यहाँ पे क्या बताओगे कि इंटेंसिटी ऑफ वेव डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है वो हमें क्या चीज़ डिटरमिन करती है बेटे, वो हमें डिटरमिन करती है उसकी एनर्जी जो उसने कैरी की होती है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, और ये हमने पढ़ा भी था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर। वही इक्वेशन यहाँ पे आपने राइट करनी है। और एम्पलीट्यूड जो वेव का है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी इंटेंसिटी को डिटरमिन करने के लिए। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है उसको डिटरमिन करने के लिए बेटे एम्पलीट्यूड जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लार्जर एम्पलीट्यूड अगर वेव का होता है तो उसकी इंटेंसिटी भी लार्जर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैरी लार्जर एनर्जी। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, एम्पलीट्यूड लार्जर होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, लार्जर होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है 7.2। बेटे 7.2 की तरफ आए। कैन यू अप्लाई डॉपलर इफेक्ट टू लाइट वेव्स, डिस्क्राइब ब्रीफली। क्या आप डॉपलर इफेक्ट को मतलब अप्लाई कर सकते हैं लाइट वेव्स में? अगर येस तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर है बेटे येस, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। येस, एस्ट्रोनॉमर अप्लाई डॉपलर इफेक्ट ऑन लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम स्टार एंड गैलेक्सी। तो इसको वो क्यों यूज़ करते हैं? दे यूज़ टू मेजर द स्पीड एंड मूवमेंट रिलेटिव टू द अर्थ। ठीक है, अपनी बुक के पीछे आए बेटे। यहाँ पे हमने जब डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था, पेज नंबर 161 पे आओ। इन एस्ट्रोनॉमी ये देखो, एस्ट्रोनॉमर यूज अ डॉपलर इफेक्ट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सी बाय कंपेयरिंग द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार विद लाइट फ्रॉम अ लेबोरेटरी सोर्स। द डॉपलर शिफ्ट ऑफ द स्टार लाइट कैन बी मेजर्ड। ये आपने सारा यहाँ पे लिखना है और इसको कोशिश करनी है यहाँ तक आप जो है ना इसको
पॉइंट वाइज शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको लिखो, ठीक है। ये इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यही आपने इसके आंसर में राइट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 7.2 का आंसर मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट चलते हैं हम 7.3 की तरफ। कैन यू कंपेयर द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव विद द पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ द ट्रांसफर वेव्स, डिस्कस। कैन यू कंपेयर, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने इसका आंसर देना है येस या नो में। तो येस हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप सिंपली क्या बताओगे, येस कंप्रेशन इन longitudinal wave is a region of maximum pressure that is alongst to the crust of transverse wave. Similarly जो refraction है in longitudinal wave वो region है किसका, minimum बेटे मिनिमम प्रेशर का, ठीक है, जो कि alongst होता है to the trough। तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन इज़ द वेव लेंथ है वो किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। सिमिलरली जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ द वेव लेंथ ऑफ ट्रांसफर वेव्स। यही यहाँ पे आपने राइट करना है। तो बेटे ये हमारा 7.3 मैंने आपको बता दिया। 7.3 में आपने सिंपल यहाँ पे क्या बता देना है, येस, ठीक है। कैन यू कंपेयर, तो आपने यहाँ पे बता देना है येस वी कैन कंपेयर द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव विथ पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ द ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। ये आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी यहाँ पे डिटेल आंसर दिया हुआ है। कंप्रेशन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होती है वो रीजन है मैक्सिमम प्रेशर का जो कि एनालॉगस होता है क्रस्ट ऑफ द ट्रांसफर वेव्स के। सिमिलरली जब हम रेफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रेफ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो रीजन होता है जहाँ पे मिनिमम प्रेशर हो और वो एनालॉगस होता है किसके, ट्रफ के। क्लियर है, यही आपने यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.4, हाउ शुड अ सोर्स of sound move with respect to the observer so that the frequency of its sound does not change, write 2 examples। बेटे हमने डॉपलर इफेक्ट डिटेल से पढ़ा था। डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंगली अपेरेंट चेंज जो फ्रीक्वेंसी में होता है, जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज आएगा वो ऑब्जर्व होगा अगर रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो में एग्जांपल्स आती हैं, दोनों एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। पहले एग्जांपल आप क्या करोगे, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो मूव करे होंगे सेम डायरेक्शन में विद सेम स्पीड, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो चेंज नहीं होगी। क्या मैंने बताया, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ ना। पहली एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो सेम डायरेक्शन में विद सेम स्पीड मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी साउंड की जो है वो चेंज नहीं होगी। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर सोर्स जो है वो मूव करेगा अलोंग अ सर्कुलर पाथ जबकि ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी रहेगा एट द सेंटर ऑफ दिस पाथ। मैंने क्या कहा, आपके पास पाथ है, कोई भी एक पाथ हो, अगर सोर्स आपका मूव कर रहा हो अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सोर्स कुछ भी सोर्स, गाड़ी हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, अगर आपका सोर्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी हो, वो मूव ना कर रहा हो और वो कहाँ पे खड़ा हो, एट द सेंटर ऑफ दिस पाथ, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी साउंड की होगी वो भी चेंज नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल बता दी जिसमें आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7.5, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बीट्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज। एग्जाम्पल 5, तो अगर आपकी बीट फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर होती है देन 10 हर्ट्ज, देन द टाइम पीरियड ऑफ बीट्स जो है वो कितना होना चाहिए, टाइम पीरियड मस्ट बी लेस देन 0.1 सेकेंड। आपका टाइम जो है वो लेस होना चाहिए किससे, 0.1 सेकेंड से। हमारे जो ईयर्स हैं बेटे दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स और बीट्स हैविंग टाइम इंटरवल लेस देन 0.1 सेकेंड। ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे, हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं। आप यहाँ पे क्या करोगे कि हमारे जो कान हैं, हमारे जो ईयर हैं बेटे दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स और बीट्स, दो साउंड और दो बीट्स में वो डिफरेंस नहीं कर सकते अगर टाइम इंटरवल जो है वो 0.1 सेकेंड से लेस हो। सो वी विल हियर दैम एज ए सिंगल टोन, यानी कि हम उन दोनों साउंड्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे और हमें एक ही साउंड जो है वो सुनाई देगी
10 बीट्स आर नॉट ऑब्जर्व, और इस केस में बीट्स ऑब्जर्व नहीं होंगी। यहाँ पे सिंपली आप क्या लिखोगे बेटे, मैं आपको रिटन फॉर्म में बता देती हूँ। यहाँ पे आपने दो चीज़ें मेंशन करनी है ना। आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का 7.5 पार्ट पर करवा रही हूँ ना। यहाँ पे हमने दो चीज़ें मेंशन करनी है। क्या, एक आप करोगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बीट्स की, BEATS, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बीट्स की, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ठहरो, ऐसे आप लोगों को, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बीट्स की, आप इसको ऐसे राइट करो, ये आपने आंसर में लिखना है F1 - F2 ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज। और दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, T बीट्स, ठीक है। तो ये कितनी होनी चाहिए, 1/f बीट्स 0.1 सेकेंड, टाइम यहाँ पे बताया है, ठीक है, टाइम। तो यही चीज़ आपने अपने 7.5 में राइट करनी है कि हमारे कान जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दो साउंड्स या दो बीट्स के दरमियान में अगर टाइम इंटरवल जो है वो लेस देन 0.1 सेकेंड होगा। और अगर टाइम इंटरवल लेस देन 0.1 सेकेंड होता है तो हमें जो है वो सिंगल नोट सुनाई देता है और बीट जो है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होती। क्लियर हो गया। आपने ये दोनों पॉइंट्स वहाँ पे जो है मेंशन करने हैं अपने 7.5 में। क्लियर हो गया। इस तरह से बेटे हमारे ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है बेटे ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाए। इसको आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारने और अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं आपके कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बेटे आपने खुद करने हैं। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन मीन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में मस्ट आते हैं। सारे के सारे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जितने यहाँ पे गिवन हैं ये सारे के सारे आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं और ये आपके सब आंसर जो हैं पीछे हमारे चैप्टर में मौजूद हैं। इन सब के आंसर अगर फिर भी आपको इनके आंसर नहीं मिल रहे या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं आपको, अगर आपको इनका आंसर नहीं मिल रहा तो मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूँगी। इन सब के आंसर पीछे चैप्टर में मौजूद है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपने मस्ट करने हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे ये बीट्स वाला, डॉपलर इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग वेव्स, यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑर्गन पाइप वाला हमने किया था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के केसेस स्टडी किए थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों ने मस्ट करना है। क्लियर। लास्ट में आपके आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही 1 बाय 1 मैं आपको सारे करवाती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसी पेज नंबर 165 अपनी बुक का ओपन करें। पहले प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। 7.1 द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन ए टिपिकल स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल इट रेजोनेट इफ इट्स लेंथ इज 6m। आपको यहाँ पे बेटे क्या दिया हुआ है, v, ठीक है। स्पीड आपको दी हुई है कितनी, 24 मीटर पर सेकेंड। लेंथ आपको यहाँ पे दी हुई है L 6 मीटर दी हुई है। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। किस तरह से फाइंड करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। आप लोग मेरे साथ ये न्यूमेरिकल्स करो बेटे, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। 1 बाय 1 हम ये सारे करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7.1, ठीक है। 7.1 करते हैं हम। एज़ यूजुअल बेटे इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अब हम सब चैप्टर्स के कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पहले हमने क्या लिखना होता है। पहले हमने लिखना होता है गिवन, कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है। देन हमने क्या करना है, टू फाइंड, और उसके बाद सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद आपने क्या लिखना होता है, रिजल्ट लिखना होता है। हर काम करने का एक तरीका होता है, उसी मेथड से उसी चीज़ को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। हमें क्या गिवन है, v यानी कि स्पीड गिवन है कितनी, 24 मीटर पर सेकेंड। लेंथ हमें गिवन है कितनी, 6 मीटर। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, दो चीज़ें आपको गिवन थी, थर्ड आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे, F1 इज इक्वल्स टू v/2L, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। क्यों, जब बेटे स्ट्रिंग रेजोनेट करेगी विद ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी तो उस केस में जो स्टेशनरी वेव्स होंगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की हमारे पास जो है वो इस्टेब्लिश होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंगे स्टेशनरी वेव्स की, वो हम कौन सी वाली लेंगे, F1 वाली लेंगे। हमने इसमें डिफरेंट पढ़े थे ना, F1 F2, तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ करेंगे, F1 वाली, ठीक है। उसके बाद फिर आगे पहले F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हमने Fn की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जस्ट आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो। v हमें क्या दिया हुआ है 24, 2 इंटू एल क्या दिया हुआ है हमें 6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 हर्ट्ज़, यानी कि F1 कितना आ गया 2 हर्ट्ज़ आ गया। अब स्ट्रिंग जो है आपको यहाँ पे बताया कि रेजोनेट कर रही है फॉर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो होगा दे आर इंटीग्रल मल्टीपल, तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे एफ एन इज इक्वल्स टू एन एफ। हम यहाँ पे क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे एन एफ, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रिंग जो है वो रेजोनेट करेगी फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वो क्या हो सकता है, यहाँ पे एन जो है वो क्या है, एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, एन कुछ भी हो सकता है। और एन को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एन को 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो हमारी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो कितनी होंगी हमारी 2 हर्ट्स होगी। 2 के बाद अगर एन एफ करोगे तो आप क्या आ जाएगा 6 हर्ट्स हो जाएगी, या हमारी क्या हो जाएगी 8 हर्ट्स एंड सो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इट रेजोनेट इफ इट्स लेंथ इज 6m, तो यहाँ पे आपने ये बता देना है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बतानी है, लीस्ट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वही आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। लीस्ट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, देखो सबसे लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, वो कौन सी है, डैट इज 2 हर्ट्स। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, ये हमारा 7.1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 7.2। 7.2 की तरफ आए बेटे। 7.2 आपकी बुक का पेज नंबर है 165। मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ। 7.2 हम लोग कर रहे हैं। The lowest resonance frequency for a guitar string of length 0.75 meter is 400 Hz. Calculate the speed of the transfer wave on the string. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। हमें यहाँ पे जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, F1 दी हुई है। F1 कितनी है 400 हर्ट्स दी हुई है। लेंथ हमें गिवन है कितनी 0.75 m दी हुई है। आपने क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स हमने जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना बेटे, वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का वो फर्स्ट हार्मोनिक ही वाला यूज़ करेंगे, F1 वाला, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे गिवन के हमें यहाँ पे दिया क्या है। हमें गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, F1 होगी जो हमें गिवन है वो कितनी है 400 हर्ट्स, ये हमें गिवन है। लेंथ भी हमें दी गई है, लेंथ कितनी है बेटे 0.75 m। हमने क्या फाइंड करना है, v हमने फाइंड करना है, ठीक है। स्पीड हमने जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग्स आपको दी हुई है, ठीक है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की स्टेशनरी वेव्स फाइंड करने के लिए हम क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, F1 इज इक्वल्स टू V/2L, वही जो हमने पहले भी इक्वेशन यूज़ की। हमने क्या फाइंड करना है, V को हम इधर ले आएंगे। इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी, F1 मल्टीप्लाई बाय 2L। यहाँ पे क्या हम प्लेस करेंगे वैल्यूज़, F की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 400 मल्टीप्लाई बाय 2L की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 0.75। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा हमारा v। तो आप यहाँ पे जब आंसर राइट करोगे तो आप क्या राइट करोगे, द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन द स्ट्रिंग इज 600 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड उसकी होगी, 600 मीटर पर सेकेंड होगी। इज डेट क्लियर। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने कितने न्यूमेरिकल्स कर लिए, हमने आज 2 न्यूमेरिकल कर लिए, एक 7.1 और 7.2। आज के लेक्चर में बेटे मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई। सबसे पहले हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए, देन मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए।
उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन किए और इन द एंड मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करवाए और फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल 7.1 और 7.2 मैंने आपको आज के लेक्चर में कंप्लीट करवाया। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सारे हम अपने कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात यहाँ पे आपने मस्ट याद रखनी है कि इस चैप्टर में बेटे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाए थे। काफ़ी सारे डिफरेंसेस यहाँ पे जो हैं हमने डिफ्रैक्शन के, इंटरफेरेंस के, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, काफ़ी सारे मैंने डिफरेंसेस आपको राइट करवाए हैं। आपने तमाम के तमाम डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। यहीं पे आज का लेक्चर बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपने जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।